गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एग्रीकल्चर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज अपना अगला पॉइंट होगा ज्वार की फसल के कीट एवं रोग। तो ये ध्यान से सुनिए बेटा, ज्वार की फसल के कीट एवं रोग, जिसको अंग्रेजी में कीट को इंसेक्ट बोलते हैं और रोग को हम डिजीज के नाम से जानते हैं। तो पहला कीट है तना मक्खी। तना मक्खी ये कीट पौधे के कोमल भागों का रस चूसकर उसको चट कर जाता है। इस कीट के द्वारा डेड हार्ट रोग हो जाता है। ये ध्यान रखना, आपके जेट के अंदर प्रश्न पूछ लेता है कि तना मक्खी द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? डेड हार्ट रोग हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप डाइमिथोएट या मैनकोजेब नामक दवा लेकर आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा कीट है तना छेदक। तना छेदक ये कीट ज्वार की फसल के तने में सुरंग बनाकर पौधे को नष्ट कर देता है। इसके लिए आप 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में, कौन सी दवा? डाइमिथोएट, 1 ml दवा लेकर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे किसान को आशातीत लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखिए रोग है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग ये रोग फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। पत्तियों पर स्पॉट्स बन जाते हैं। कुछ समय बाद में पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवें और बीज को बोने से पहले थायरम कवकनाशी दवा से उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में है कंड रोग। ज्वार का कंड रोग है। ये दाने बनते हैं, बहुत कम बनते हैं और कभी कभार खाली भी रह जाते हैं। तो इसको भी आप लोग बीज बोने से पहले बीजोपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है बेटा उपज है। ज्वार की उपज देखिए, जैसे 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। और देसी किस्मों से 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। और चारा देखिए बेटा, चारा होता है 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। ये आपकी ज्वार की फसल पूरी होती है। इसको आप लोग ध्यान से देखना, आपको बिंदु वाइज मैंने यहां लिखवा दिया गया है। तो देखिए हमारी 4 नंबर पर अगली फसल आती है अगली फसल हमारी 4 नंबर पर आती है, ध्यान से सुनना, बाजरा, जिसको अंग्रेजी में हम प्रियल मिलिट के नाम से जाना जाता है।
PEARLMILLET, पीरियल मिल्ट। बाजरे को हम पीरियल मिल्ट के नाम से जानते हैं और ये मोटे अनाजों वाली फसल है और ये भी खरीफ ऋतु की फसल है। तो देखिए बेटा, ये फसल शुरू करने पर अपने को वही बिंदु अपने को याद रखना है कि वानस्पतिक इसका क्या है। तो देखना, पेनिसेटम टाइफोइडस इसका वानस्पतिक नाम है। दूसरा नाम देखिए आप लोग, पेनिसेटम, क्योंकि वंश यही रहेगा, पेनिसेटम ग्लूकम। और तीसरा नाम है पेनिसेटम अमेरिकनम। तीन नाम देखिए इसका, और जेड के अंदर ये वानस्पतिक नाम पूछ लेते हैं। पहला नाम है पेनिसेटम टाइफोइडस, दूसरा नाम है पेनिसेटम गुल्कम और तीसरा नाम है पेनिसेटम अमेरिकनम। ये तीन नाम है बेटा, वंश एक ही है इनका, लेकिन जाति अलग अलग हैं। ये ध्यान से सुनिए आप लोग। इसके बाद में इसकी फैमिली देखिए कि इसकी फैमिली कौन सी है। ग्रेमनी इसकी फैमिली है, ग्रेमनी या पोएसी या घासकुल। इसके बाद में इसका ओरिजिन देखिए आप लोग, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। अफ्रीका, एक एक शब्द आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक या आपको ये फसल याद होगी। इसके बाद में देखिए आप लोग गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र देखिए बेटा, गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें, 2n बराबर 14, 2n बराबर 14 इसमें गुणसूत्र होते हैं। तो ये ध्यान से सुन रखिए आप लोग कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 14 होती है। तो इसके देखिए इसका फैमिली ग्रेमनी बताया, पोएसी बताया, ओरिजिन अफ्रीका है और गुणसूत्र 2n बराबर 14 गुणसूत्र हैं। इसके बाद में इसमें देखना जेड के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए बेटा, बाजरे का दाना, बाजरे का दाना क्या कहलाता है। तो ये देखना, कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस कहलाता है। दूसरा बनता है यहां प्रश्न कि बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है, 73% पाया जाता है। जैसे ज्वार में 72 था तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 73% पाया जाता है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। और बाजरे की फसल मुख्य रूप से, ध्यान से सुनिए, बाजरे की जो खेती है वो मुख्य रूप से चारे के लिए और दाने के लिए की जाती है। इसकी जो बाली है, जिसको सिट्टे बोलते हैं आप, वो उसको भूनकर खाया जाता है और इसकी चपाती बनाई जाती है। इसमें इसके दाने में विभिन्न रासायनिक जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये पाई जाती है। तो इसके दाने का रासायनिक संगठन देखिए, बाजरे के दाने का रासायनिक संगठन, प्रोटीन देखिए बेटा,
प्रोटीन 11.6% और वसा प्रतिशत देखिए बेटा कितनी पाई जाती है, 2.5% पाई जाती है। और इसका फैक्ट बता रहा हूं आपको, 5% तक इसमें फैट पाई जाती है। कितनी परसेंट तक? 5% तक इसमें फैट पाई जाती है। कभी कभार भी यहां प्रश्न पूछ लेते हैं कि बाजरे के दाने में कितना प्रतिशत वसा प्रतिशत पाई जाती है या फैट परसेंट पाया जाता है, तो 2.5 से 5% तक इसमें फैट पाया जाता है। और इसके बाद में देखना कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने अभी बताया आपको, 73% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 73% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें जो रासायनिक जो संगठन है दाने का, प्रोटीन है 11.6%, वसा है 2.5% और इसका फैक्ट होगा 5%। और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 73% पाया जाता है। इसके बाद में देखना, ये जवार की फसल से, कौन? बाजरा, जवार की फसल से अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर टिप्थ 3A जीन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये फसल शीघ्र मुरझाती नहीं है। देखना यहां डेट का प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, टिप्थ 3A ये जीन है बाजरे का, जिसके अंदर ये बाजरे में उपस्थित होता है, जो वातावरण से लड़ने की क्षमता रखता है या उसको प्रदान करता है। वातावरण में तापमान ज्यादा है, उसको लड़ने की क्षमता बनाता है। और इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए बेटा कोई भी फसल आप लोग शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे को उस फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे बाजरा है, बाजरे का वानस्पतिक नाम 3 नाम है, और ये एल, यहां देखिए लिलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और दूसरा है पेनिसेटम गुल्कम। पहला क्या बताया? पेनिसेटम टाइफोइडस, और दूसरा मैंने बताया पेनिसेटम गुल्कम, और तीसरा मैंने क्या बताया? पेनिसेटम अमेरिकनम। और यहां पर 3 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हर साल पर्सन किसी न किसी रूप में उठा लेते हैं, क्योंकि आपके यहां सिलेबस में दे रखा है पेनिसेटम टाइफोइडस और एक पेनिसेटम गुल्कम दे रखा है 12वीं के सिलेबस में। और ये तीसरा नाम अगर उठा लेते हैं तो बच्चे को पता नहीं रहता है और बोर्ड के अंदर गलत कर देता है बेटा। तो आप लोगों को पता है कि पेनिसेटम अमेरिकन भी इसका वानस्पतिक नाम होता है। देखो तीनों का वंश एक ही है, देखिए वंश तीनों का एक ही, देखिए आप लोग, ये देखिए आप वंश तीनों का एक ही है। और लेकिन जातियां क्या है? अलग अलग है। इसकी टाइफाइड्स है, इसकी गुल्कम है और इसकी अमेरिकनम है। इसके बाद में देखिए आप लोग, फैमिली इसकी ग्रेमनी है, पोएसी है और ओरिजिन है अफ्रीका। और गुणसूत्र 2n बराबर 14 पाई जाते हैं। तो देखिए बेटा इसके बाद में यहां पर देखना, 1 हेक्टर क्षेत्रफल में बाजरे के पौधे कितने होने चाहिए? तो यहां फैक्ट पर्सन बनता है 1,66,000 पौधे 1,66,000 पौधे 1,66,000 पौधे यहां पर 1 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होते हैं। तो ये पर्सन भी आपके लिए मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जेट में पर्सन उठा हुआ है। जैसे जवार के 1 हेक्टर क्षेत्रफल में लगभग 1,50,000 से 2 लाख तक पौधे होने चाहिए, उसी प्रकार से इसमें फैक्ट यहां पर है 1,66,000 पौधे 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, ध्यान से सुनना बेटा, कि देखिए
इसके बाद में है जलवायु, जिसको अंग्रेजी में CLIMAT कहते हैं, क्लाइमेट। किसी भी फसल, कोई भी फसल हो, उसको बोने से पहले अपन को वहां की जलवायु के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। टेम्परेचर वहां है ही नहीं और हमने बाजरे की फसल बो दिया तो वहां पर प्रोडक्शन कम होता है किसान का, और जब उत्पादन लेता है तो किसान कहता है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। उसका कारण है कि वहां की जलवायु थी, ये बाजरे की फसल के लिए अनुकूलन नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, वहां का प्रोडक्शन कम हुआ। तो देखना बेटा, ये जो जलवायु है इसकी सफल खेती के लिए, किसकी सफल खेती के लिए, बाजरे की सफल खेती के लिए उष्ण जलवायु की अर्थात गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारे बुकों में दे रखा है गर्म व नम जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर हम फैक्ट क्या लिखेंगे, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना, पौधे की वृद्धि के लिए अट्ठाईस से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ये बहुत अच्छी वृद्धि करता है। ये कई बार आपके यहाँ बोर्ड सिलेबस में शायद यहां आपके दे नहीं रखा है, और यहां पर देखना, इसको जेट के अंदर प्रश्न पूछ लेते हैं। आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग सिलेबस होता है जेट के अंदर, ये ICR के अंदर, BHU के अंदर ये लॉन्ग सिलेबस होता है और बच्चे अपनी बुकों पर ही जो बोर्ड के सिलेबस होता है उस पर निर्भर होते हैं। नहीं बेटा, देखिए इसका लॉन्ग सिलेबस होता है, तो यहां से पूछ लेते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके तापमान के लिए 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये देखना, हमारा अगला पॉइंट है मृदा। अगला पॉइंट क्या है, मृदा, जिसको अंग्रेजी में हम सोइल कहते हैं। जलवायु जितनी इंपॉर्टेंट होती है फसल के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंट क्या होती है बेटा, मृदा होती है। तो आप लोग ऐसी मृदा का चुनाव करें या ऐसी मृदा का चयन करें जिससे फसल का उत्पादन ज्यादा हो। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि बाजरे की सफल खेती के लिए, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है, और भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य या इससे अधिक होने पर भी आप बाजरे की खेती को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और भूमि कैसी होनी चाहिए, कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए बेटा। तो ये ध्यान रखना, अगर भूमि की वहां उबड़ खाबड़ भूमि है तो वहां प्रोडक्शन डाउन होने की एक समस्या होती है। तो ये ध्यान रखना, भूमि कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, और भूमि का पीएच मान कैसा होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। तो ये देखिए आपका ये 2 बिंदु हैं, जलवायु और मृदा, जो इस फसल की इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक पॉइंट हमारा और बनता है, देखना मैं आपको बता रहा हूं, यहां उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, उन्नतशील किस्में। देखना बेटा, किस्में भी जितनी जलवायु इंपॉर्टेंट है कि एक किसान की खेत के अंदर ऐसी कौन सी फसल बोए, कौन सी किस्म लेकर आए जिसे किसान का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये उन्नतशील किस्म, यहां बिंदु लिख रहा हूं, उन्नतशील
किस्में, उन्नतशील किस्में देखिए बेटा, उन्नतशील किस्में, इसमें पहली किस्म देखना HB1, ये 1965 में विकसित की गई थी। देखिए बेटा, ये जो पहली किस्म है HB1, ये सन 1965 में हमारे भारत में एक संकर किस्म के रूप में विकसित की गई थी, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा। तो ये ध्यान रखना, हमारे भारत की ये जेट के अंदर यहां प्रश्न बनता है कि भारत की पहली संकर किस्म कौन सी है? HB1, जो 1965 में निकाली गई थी। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है HB5। कौन सी है? HB5। ये भी बाजरे की बहुत अच्छी किस्म है। इसके बाद में देखना, तीसरा है PHB10। ये भी किस्म, ये जोगिया रोग है, जो बाजरे का जोगिया है, ग्रीन हरित वाली रोग, इस रोग से लड़ने की क्षमता रखती है। क्योंकि बेटा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बाजरा एक ऐसी फसल है जिसमें आज क्या है, प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड बीज यहां मार्केट में आ रहे हैं या कंपनियां निकाल रही हैं इसको। तो किसान ये जो प्रमाणित बीज बोता है, इस वजह से ये जो अर्गट रोग है, जोगिया रोग है, जिसको हरित वाली रोग के नाम से जानते हैं, ये ऐसे रोग थे जिससे फसल का उत्पादन बहुत डाउन होता था। आज हमारे भारत के अंदर ये जो अर्गट रोग है और ग्रीन हरित वाली रोग है, बहुत कम, न के बराबर हो गया है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर संकर किस्म निकाली गई हैं और ये संकर किस्म बोकर, ये हाइब्रिड किस्म बोकर, ये इन रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो गई। और ये रोग ज्यादा, जो अर्गट रोग है, ये रोग है ज्यादा वर्षा ऋतु में अधिक होता है, जिसको आप गूंदिया रोग से या चेपा रोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारी चौथी किस्म है BJ104। BJ104 ये किस्म बहुत अच्छी है। BJ104 ये भी अर्गट रोग से लड़ने की क्षमता रखती हैं और इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि किसान को पता नहीं रहता है कि कौन सी किस्म, उसको तो ये पता रहता है कि मार्केट में ये फला किस्म आ गई, इसके लिए वो दौड़ता है और वो फसल बोता है, उसका प्रोडक्शन भी कुछ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन ये ऐसी किस्म है, ये सर्टिफाइड किस्म है, ये हमारे एग्रीकल्चर संस्थान से निकली हुई किस्में हैं। हमारे किसान के पास में ऐसी किस्में पूछती नहीं है और वो मार्केट की जो किस्म आती है वो ही उठाता है और उसकी बुआई करता है। लेकिन ये जो किस्म है, ये सर्टिफाइड किस्में हैं जो ये संस्था में ही उत्पन्न होती हैं। तो इसके बाद में देखना, पूसा 605, ये 5वीं किस्म है, पूसा 605, ये देखिए बेटा। और 6 नंबर पर आती है अगली किस्म है HHB। HHB 60 और 67। HHB 67, ये देखिए HHB, ये H है, HHB 60, HHB 67, ये किस्म एक है RH भी देखना, ये 8वें नंबर पर है RH 121। ये देख कितनी है 121 और RH 90। ध्यान से सुनिए बेटा, ये जितनी भी किस्म यहां पर आप देख रहे हैं ये जेट संबंधित हैं, आपके बोर्ड संबंधित हैं। आप लोग इसको बारीकी से देखना, एक बार नहीं 2 बार इसको लिख लिख के देखना बेटा, अपने आप ये किस्म आपको याद हो जाएगी। देखना तो ये देखिए आप लोग
HB1 ये 1965 में भारत के अंदर पहली संकर किस्म थी, और ये दूसरे नंबर पर है HB5, और तीसरे नंबर पर है PHB10, और 4 नंबर पर है BJ104, और 5 नंबर पर है पूसा 605, और 6 नंबर पर है HHB60, और 7 नंबर पर है HHB67, और इसके बाद में है RHB121 और RHB90। ये 9-10 किस्में हैं, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना। इसके बाद में किस्म के बाद में हमारा अगला बिंदु आता है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा, ये जीन का पूरा ध्यान रखना कि बाजरे की फसल तापमान सहन करने की क्षमता क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर टिप्थ 23A, हाँ सॉरी 23A है, 3A नहीं 23A, टिप्थ 23A है ना, इसको सही कर लेना। 23A है, टिप्थ 23A, ये ऐसा जीन है जो बाजरे की फसल में तापमान से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसके बाद में देखना, इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है सीड रेट। कौन सा है? सीड रेट, बीज की मात्रा, क्योंकि किसान को पता नहीं रहता है कि कितना बीज प्रति हेक्टर काम में लेवें, तो इसका यहां पर मैं बीज रेट बता रहा हूं, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेवें। कितना? 4 से 5 किलोग्राम। और इसका फैक्ट देखिए आप लोग, फैक्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेवें। ये एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष ये जेट में उठा लेता है कि बाजरे में सीड रेट कितनी लेते हैं, तो ये 4 केजी प्रति हेक्टर की दर से काम में लेते हैं। और चारे की फसल के लिए, चारे की फसल अगर आप लोग पशु को चारा खिलाने के उद्देश्य से बुआई करते हैं, तो आप 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा, ये बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम, आपके बोर्ड सिलेबस में दे रखा है, ये आपके जेट में ओरिजिनल, ये जो इसको कहते हैं आप लोग फैक्ट क्वेश्चन कहेंगे, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप लोग काम में लेवें। इसके बाद में चारे वाली फसल 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम में लेवें। इसके बाद में बीज का आप मात्रा निर्धारण कर ली। पहले, इससे पहले आपने क्या किया? किस्म का चयन किया। किस्म का चयन करने के बाद में किसान को बीज की मात्रा लेना आवश्यक होता है। इसके बाद में देखना, ये निर्धारण करने के बाद में हम बीजोपचार करेंगे कि बीजोपचार भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजरा का एक ऐसा सीड है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है, इसलिए बीज को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान से सुनिए बेटा, सीड ट्रीटमेंट देखना, बिंदु वाइज बिंदु चलते हैं तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होता है। सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार देखिए बेटा, बीजोपचार है, बीज को बोने से पहले आप लोग नमक के पानी में डालकर, जो थोते बीज होते हैं, जो हल्के बीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, उसको छन्नी की सहायता से बाहर निकाल देवें। इसके बाद में छाया में सुखाकर इसको 3 ग्राम थायरम, ये हमारा 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम
बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में देखना, बीजोपचार करने के बाद में आप लोग बीजोपचार कर लिया आपने, इसके बाद में देखना खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक अगला टॉपिक हमारा क्या है? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक देखना, इसमें नाइट्रोजन आप लोग ले सकते हैं N2 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम ले सकते हैं। आप लोग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम ले सकते हैं नाइट्रोजन। और फास्फोरस आप लोग 40 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम। देखिए बेटा, ये फास्फोरस का मैं एक बात बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। अगर रबी की फसल के अंदर फास्फोरस डाला गया है तो आप लोगों को खरीफ की फसल में फास्फोरस देने की आवश्यकता नहीं है। और पोटेशियम आप लोग पोटेशियम दे सकते हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं? खाद एवं उर्वरक दे सकते हैं। तो यहां पर आप लोग गोबर की जो देसी खाद है, गोबर की जो देसी खाद है आप लोग 15 से 20 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से दे सकते हैं, जिसको आप कंपोस्ट कहते हैं। तो इसके बाद देखना, हमारे मैं आपको एक परिभाषा बता रहा हूं, मिश्रित फसल और मिश्रित खेती। इस टॉपिक के अंदर हमारी फसल के अंदर ये ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, बालकों को पता नहीं होता है और गलत कर देता है। मिश्रित फसल, तो यहां दोनों की परिभाषा अलग अलग है बेटा, ध्यान से सुनना। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बुआई करें, उसको हम मिश्रित फसल कहते हैं। ध्यान से सुनना, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बुआई करें, ताकि उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित फसल कहेंगे। निश्चित क्षेत्र में या निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बुआई करना मिश्रित फसल कहलाता है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती, ये देखिए आप लोग, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है? फसलों के, मुख्य फसलों के साथ साथ में पशुपालन करना। क्या मिश्रित फसल क्या है? मुख्य फसलों के साथ साथ में पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, सूअर पालन है, ये सभी क्या कहलाते हैं? मिश्रित खेती कहलाती हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारी फसल के मेजर बिंदु हैं ये भी, कि मिश्रित फसल किसे कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं, घर कोई भी पूछ सकता है, तो आप इसकी परिभाषा याद कीजिए। वैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया है। इसके बाद में इसकी परिभाषा देखना आप, मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना। तो ये हमने आज ये जो खाद एवं उर्वरक बताया है, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना। अगला हमारा बिंदु है पौध अंतरण। क्या है? पौध अंतरण। देखिए बेटा, अंतरण, यहां पर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये देखिए बेटा, यहां पर L गुना L बराबर 30 से 45 सेंटीमीटर। 45, लाइन से लाइन की दूरी kiतनी होनी चाहिए? 30 से 45 रख सकते हैं आप। कितनी रख सकते हैं? 30 से 45 सेंटीमीटर। और
इसके बाद में P गुना P बराबर देखना आप लोग, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे आप? 15 सेंटीमीटर। पौध अंतरण हर फसल का होता है, क्योंकि आप लोग जैसे जिस प्रकार से आप लोग यहां थ्योरी में पढ़ रहे हैं बेटा, उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी यहां देखते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को क्या बताते हैं? बीज संज्ञा तैयार कराते हैं। तो बीज संज्ञा बहुत सारे बालक क्या करते हैं, कक्षा में ध्यान दे लेते हैं कि उनको पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का पता होता है, तो वो फील्ड में उसको भेजते हैं, तो वो तुरंत प्रभाव से कार्य कर देता है। और जिसको क्लास में ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पौध अंतरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसमें पौध लाइन से लाइन की दूरी अधिक रख दिया या कम रख दिया, वो भी एक प्रोडक्शन को कम करता है। और इस प्रकार जैसे पौधे हैं, यहां पर 5 सेंटीमीटर कर दिया है, 15 की जगह कितना कर दिया? 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? फसल का उत्पादन कम होगा। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए। L गुना L 30 से 45 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, या रख सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? 15 से 15 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना आप। तो ये फैक्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आप यह बताया गया है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा। जितनी इंपोर्टेंस आपकी जो मेजर पॉइंट थे, जैसे जलवायु है, मृदा है, उन्नतशील किस्म है, सीड रेट है, और वैसे ही ये क्या है? पौध अंतरण भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है अंतराकृषि, या आप लोग कह सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। अंतराकृषि के अंदर देखिए बेटा, अंतराकृषि के अंदर हम क्या करते हैं? फसल की निराई गुड़ाई करते हैं। फसल की निराई गुड़ाई, देखिए भूमि की कठोर परत हो जाती है, इसकी पपड़ी को तोड़ने के लिए हम निराई गुड़ाई करते हैं, ताकि भूमि के रंध्र खुल जाएं, वायु का आवागमन सही हो जाए, जिससे पौधा अच्छी प्रकार से पानी और वायु ले सकें और पौधा अच्छी वृद्धि कर सकें। तो देखिए बेटा, हमारी अंतराकृषि के अंदर हम एट्राजीन लेंगे, तो ये आधा किलोग्राम 600 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। अगला बिंदु हमारा जो कल होगा, अंतराकृषि के बाद में अगला हमारा बिंदु होगा सिंचाई, वो हम कल बात करेंगे। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके लिए आप लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।